वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। अखंड भारत के इस तरह होते गए टुकड़े टुकड़े। अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बूद्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बूद्वीप है, न भारतवर्ष और न आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है, और सच कहें तो ये भी नहीं। आओ जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी। भारत के प्राचीन काल का नक्शा देखा जाए तो वो एक दहाड़ते हुए सिंह की तरफ नजर आता है, जिसे हम अखंड भारत का नक्शा भी कहते हैं। अखंड इसलिए क्योंकि समय के साथ भारत का कई भागों में विभाजन हुआ और ये कई भागों में बट गया। पहले के समय में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। आज तो ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको मिलाकर करीब 20 से भी ज़्यादा देश भारत से अलग हो चुके हैं। 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, तुर्क, शक्य, फूल, कुशल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। आज आपको बताते हैं कि अखंड भारत की अवधारणा क्या है और कभी इतने सारे देशों को खुद में समाहित करने वाला अखंड भारत कैसे इतने टुकड़ों में बट गया। अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तृत था, और इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का विचार सनातन भारतीय सभ्यता जितना ही पुराना है, क्योंकि इसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में विधिवत स्थान मिला। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप कवर करता था। बाद में इसे कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। ऋषियों के आश्रम में पले और युग पुरुषों की उंगली थामकर चलने वाले अखंड भारत की कहानी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रही है। इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने दिन को समय और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र में जैसी छवि है, भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों, महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे एक प्रतापी राजा ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से भारत के अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। खंड खंड बिखरे हुए भाग एक ध्वजा में सिमट आए। आज के प्रसंग में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक भारत की सीमाओं को फैला दिया। सम्राट अशोक ने तो इन सीमाओं को तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में ये विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। एक तरफ तो तलवारों की आवाजें आ रही थी, दूसरी तरफ महावीर और बुद्ध की वाणी सभी को लुभा रही थी। अफगानिस्तान, गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदूशाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। सिंध, पाकिस्तान। 712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर 679 ईस्वी और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए। नेपाल, 1560 में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। यह अखंड भारत का ही भूभाग था। यहाँ पर आर्य समाज की संस्कृति देखने को मिलती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजवंश ने यहाँ पर राज किया। प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी मिथिला, नेपाल में है। 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। 2008 तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। भूटान, यहाँ वैदिक और बौद्ध धर्म की संस्कृति नजर आती है। भौगोलिक नज़र से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भारत के अंतर्गत ही आता था। अंग्रेजों के शासनकाल तक ये भारत का हिस्सा रहा। 1906 में भूटान और सिक्किम को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही ले रखी है। बलूचिस्तान, ये भारत के 16 जनपदों में से गांधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। फिर गजनी ने इसे अपने कब्जे में लिया। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद सन 1948 में जिन्ना ने इसे धोखे से पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तिब्बत, प्राचीन समय में तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था। एक समय तक यहाँ पर हिंदू संस्कृति और धर्म की झलक नजर आती थी। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। फिर इसके 2 हिस्से कर दिए गए और एक हिस्सा चीन को गया, दूसरा लामा के पास। लेकिन पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ईरान, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ईरान को आर्यन के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। आज ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। इंडोनेशिया, ये आज की समय में सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी वाला देश है। लेकिन यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं।
88% इस्लाम को मानने वाले देश 14वीं शताब्दी तक देश में केवल बौद्ध और हिंदू धर्म के अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं के आगमन के साथ यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मलेशिया, मलयो प्रायद्वीप के तौर पर जाने वाला मलेशिया और इसके आसपास के कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर सभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। फिर बौद्ध और इस्लाम धर्म का यहाँ इजाफा हुआ। भारत की सीमाओं का संकुचन 1947 से काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। 7वीं से 9वीं शताब्दी तक लगभग 250 साल तक अकेले संघर्ष करके हिंदू अफगानिस्तान इस्लाम के पेट में समा गया। 1300 वर्ष से भारत की धरती पर जो वैचारिक संघर्ष चल रहा था उसी की परिणति 1947 के विभाजन में हुई। जिस दिन 8वीं शताब्दी में पहले हिंदू ने इस्लाम को कबूल किया उसी दिन भारत विभाजन के बीज पड़ गए थे। इसे तो स्वीकार करना ही होगा कि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामी देश घोषित किया, वहां से सभी हिंदू सिखों को बाहर खदेड़ दिया। अब वहां हिंदू सिख जनसंख्या लगभग 0 है। देश हित के बारे में सोचने वाले बंधुओं को व समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर चलना होगा। इन सब करणीय बातों का ध्यान रखते हुए नित्य प्रति अखंड भारत का स्वप्न अपनी आंखों में रखना, यही प्रबल इच्छा शक्ति हमारे आगे के मार्ग को भी तय करेगी और हम अखंड भारत को साकार होते हुए देखेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।